नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीट में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग तब डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, चाहे आईआईटी हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, जब बाबा साहब ने हमारे लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। उससे पहले हमारे बाप दादाओं को पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन बहुजनों का एक बड़ा तबका, जितने भी, मैं खासकर अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएं तो सारा का सारा जो डॉक्टर हैं वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वहां इलाज कर रहे हैं। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग निजी अस्पताल नहीं जाते हैं, अस्पताल खोल भी नहीं पाते हैं, उतना संसाधन नहीं है, इसलिए वो देश की सेवा भी करते हैं। कोरोना में, लॉकडाउन में उन्होंने सबसे ज्यादा आम लोगों की सेवा की। और सोचिए उसके बाद भी किस तरह के र्यूमर किए जाते हैं कि उनके पास मेरिट नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज है मेरे साथ। इनको सोचिए कि देश के सबसे टॉप सर्जन माने जाते हैं और इनको डॉक्टर ऑफ साइंस इन जनरल सर्जन, डॉक्टर साहब सर्जन है और डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली है। डॉक्टर साहब, पहले तो नेशनल दस्तक की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो उपाधि है, ये इसकी क्या क्राइटेरिया होती है और कैसे इसका चयन होता है? इसमें ये होता है कि आपके जो अपने फील्ड में जो भी काम होते हैं, आपने अपने फील्ड में कितना अच्छा काम किया है, वो लोग वॉच करते रहते हैं और उसी के बेसिस पे मिलता है। जैसे आप जिस भी फील्ड में हो, जैसे कि सर्जरी की फील्ड में है, खेल के फील्ड में है, रिटन के पब्लिकेशन में, साहित्य में है, तो इकोनॉमिक्स में, सब में मिलता है। अब सर्जरी के केस में जैसे मैंने कि मेरे करीब 10 के करीब पब्लिकेशंस हैं और मुझे 4-5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में बुलाया गया, जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाया इस कोविड की वजह से। और मैं एक दो मैगजीन का, मैं जर्नल का मैं एडिटर भी रह रहा हूँ। अभी मैं इसमें एज ए रिव्यूअर के तौर पे काम कर रहा हूँ। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो नए सर्जन आते हैं उनके लिए छोटे छोटे वीडियो बना करके, जो केसेस होते हैं, जो रेयर केसेस होते हैं, उनको मैं उनको अपडेट करता रहता हूँ। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें लगा कि इसको आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और फिर मुझे उसके लिए बोला गया कि आप एलिजिबल है, तो फिलअप किया गया। उसमें भी उस यूनिवर्सिटी ने 2 लोगों को दिया है डीएससी अवार्ड। एक आर्थोफिजिशियन थे, कोई सीनियर थे, प्रोफेसर रिटायर्ड थे, उनको मिला है डीएससी इन आर्थोपेडिक सर्जरी में, और दूसरा मुझे मिला है डीएससी इन जनरल सर्जरी में। एक्चुअली मैं एक बात का ये भी यूनिवर्सिटी को थैंक यू बोलूंगा कि मुझे इस छोटी सी उम्र में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। 37 ईयर्स के एज में डीएससी मिलना एक बहुत अपने आप में ये भारत सरकार अवार्ड देती है? नहीं नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटियां देती हैं। जैसे जो बाहर की यूनिवर्सिटियां, विदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, जो आपके वर्क को रिकॉग्नाइज करती है। डीएससी यूनिवर्सिटी भारत सरकार नहीं देती, ना ही यहाँ के भी कॉलेज भी उतने कोई हैं। बहुत ही कम कॉलेजेस होते हैं, बहुत ही कम कॉलेज के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डीएससी जो है हॉनरेरी डिग्री होती है। हॉनरेरी होती है मतलब आपको सम्मान में दिया जाता है कि आपने उस फील्ड में कितना काम किया है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बेसिस पे आपको वो अवार्ड मिलता है। तो डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। yes. तो ये डॉक्टर अंबेडकर को भी मिला था और नारायणन साहब को भी डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड मिला है। yes. और अब उस सीरीज में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज भी शामिल हो गए। थैंक यू। सर, इसे कैसे देखते हैं? एक जो र्यूमर है कि आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना है, जबकि सच्चाई है कि डॉक्टरों को आरक्षण सिर्फ दाखिले में मिलता है, पढ़ाई उनको उसी तरह पास करनी होती है जैसे बाकी लोग करते हैं। तो ये एक बड़ा र्यूमर है। क्या निजी जिंदगी में भी आप लोगों को, चूंकि आप लोग शेड्यूल कास्ट से हैं, तो झेलना पड़ता है? मुझे एक चीज ये कहना, बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी क्वालिटी और नॉलेज एप्रिसिएबल है और हमें उसको अपग्रेड करके रखना होता है, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का तो ठीक है, हम उसका एडवांटेज मिलता है। वो सिर्फ दाखिले में? हाँ, सिर्फ ओनली दाखिले के मामले में ऐसा तो है नहीं कि आप सेमेस्टर पास कर जाएंगे, आरक्षण वही में आप प्लीज, इंट्रेंस बेसिस, इंट्रेंस का मतलब पर्पज यही है रिजर्वेशन का, आपको किस तरह वहां दाखिला मिला। लेकिन वहां जाने के बाद सबको पास करने के लिए एमबीबीएस में 50% मार्क्स लाने होंगे। वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, 50% पास मार्क का है, और वहां सभी बराबर होते हैं। जो पास करेगा, जो लिखेगा पढ़ेगा वो पास करेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पास करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो मार्केट्स में हम आते हैं, जब प्रैक्टिस में आते हैं, तो उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रह जाता है, क्योंकि हमने उसी कॉलेज में एंट्री करने के बाद जो भी एग्जाम पास किया वो मैंने एक सबके लेवल में पास किया है ना। उस तरीके से देखा जाना ही गलत है, क्योंकि हमने 5 साल कॉलेज में टाइम दिया, कॉलेज ने हमें दिया, हमें सबके साथ पढ़ाया और सबके सेम परसेंटेज पे मैं पास कर पाया हूँ। वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए जो मार्केट में अफवाहें फैलाई थी उसका तो बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ भी रहा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को भी। डॉक्टर तो साहब, जागरूकता चाहिए।
डॉक्टर साहब आप युवा हैं और युवा मतलब खासकर वो डॉक्टर जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, जिनको लगातार टॉर्चर किया जाता है जाति को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपने जो अचीव किया और आप देश के उन टॉप सर्जनों में माने जाते हैं, जो जनरल सर्जन है देश में, उसमें आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, जहां तक पहुंचने में लोगों को उम्र के 60 दशक लग जाते हैं, वहां आप 30 साल की उम्र में पहुंच गए हैं। तो इसे कैसे देख रहे हैं और क्या एडवाइस करेंगे उन तमाम युवा डॉक्टरों को जो MBBS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं या MS कर रहे हैं? शंभू भाई, आपको पता होगा मैं सोशल सर्विस भी करता ही रहता हूँ, अपने यंग डॉक्टर्स को लेकर के भी, सोसाइटी को लेकर के भी। मैं इनको बार बार ये कहता हूँ कि एंट्री कॉलेज में हो जाने के बाद प्लीज आप अपनी बुक पे आ जाए, बाकी चीजों को छोड़ें, क्योंकि अब आपको वहां पे सेम लेवल में फाइट करना है। अब आपको वहां कोई रिजर्वेशन पास नहीं करा सकता है, ठीक है। सबसे पहली बड़ी मेरी सीख यही होगी, आपको सेम बुक मिलती है, सेम चैप्टर, सेम टॉपिक, सेम फैकल्टी, सेम एग्जाम। अब आप एक ग्रेजुएशन के पास भी आप एडल्ट हो गए हैं, अब आपके पास माइंड की भी चीजें नहीं कही जा सकती कि आपके पास माइंड उतना नहीं है जो आप बैकअप नहीं कर सकते हो। आपको अवेलेबिलिटी जो है वो सारी सेम हो रही है, तो आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, ये जो बात आपने बोली है वो होता है, उस चीज को मैंने फील किया है। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST OBC से हैं तो जातिवाद का शिकार भी हो रहे हैं। आपका हो सकता है आपको अच्छा कोऑपरेटिव HOD ना मिले, विभाग ना मिले, तो ज्यादा मेहनत करनी है पड़ेगी आपको अपने आप को साबित करने के लिए। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मैंने MBBS किया है, मैंने वहीं से MS किया है, अब मैं वहीं से 2 साल सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे भी रहा हूँ। एटलीस्ट 12 साल मैंने उस यूनिवर्सिटी को दिए हुए हैं। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको पता है वर्ल्ड की, इंडिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। तो जातिवादिता हर जगह है, और मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे सारी बारीकियां मालूम है। मैंने वहां इन्हीं लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैंने वहां इन लोगों के लिए, जो आप बता रहे हैं 20-20 साल से बच्चे फेल हुए वहां पे, जिनकी लिस्ट मैंने निकाली है। फेल कर मैंने दिए निकाली जाते हैं, वो भी फिजियोलॉजी में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको जिसने बताया होगा, फिजियोलॉजी वेल नोन डिपार्टमेंट है, और भी एक डिपार्टमेंट है, फार्माकोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये चीजें कुछ वहां पे है, गायनेकोलॉजी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया। अभी हाल ही में चंद्रभान यादव जी जो है एक आपके एडिटर है अमर उजाला के, उन्होंने लिया भी था। और उसके पहले मैं 2008 में, जब मैं काफी यंग था, सेकेंड ईयर स्टूडेंट था, तब मैंने ये चीजें जब मैं वहां कॉलेज में फील किया, तो मैंने इसके लिए पता किया। सीनियर्स भी कहते थे कि सेकेंड ईयर में फार्मा में कोई 9-10 बार कैसे फेल हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल टू अच्छा, गिविंग एग्जाम, सिंगल एग्जाम। ये तो RTI से आंकड़े भी आए, चाहे सफदरजंग हो, एम्स हो, जानबूझकर SC ST OBC के बच्चे को फेल कर दिया जाता है। ये तो केस भी जीता गया है। डॉक्टर हाँ, साहब, क्या एक जो डर बैठाया गया है, जैसे मैं देखता हूँ जब शेर जो शेर है या बाघ है या चीता है, वो जो हिरन का शिकार करती है, क्योंकि उसे पता है कि हिरन शाकाहारी है, वो पलटवार नहीं करेगी। और शेर, हिरन और चीता जो है वो झुंड में जाते हैं, और जो हिरन की प्रजातियां वो दूर दूर से देखती रहती है। तो क्या हमारे लोग मानसिक रूप से उनको कमजोर किया जाता है, और कैसे वो रिवोल्ट करे, कैसे वो ये क्या एक्टिविज्म में आए? उनको खुलकर बात करनी चाहिए या दब्बूपना? क्योंकि आप लोग, मैं देखता हूँ जो तमाम लोग, चाहे आप हो डॉक्टर सोनू, जो एक्टिविज्म में रहे, उन्होंने सफलता भी पाई है, उन्होंने कैरियर के लिहाज से भी सफल हैं, सोशली भी सफल हैं, और वो समाज को कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। तो ये डर, क्या हिरन वाला जो डर है वो निकालने की जरूरत है और पलटवार करने की जरूरत है सीधे सीधे किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, बिल्कुल सर, खासकर खासकर एकेडमी में? मैंने भी अपने एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ मैंने बोला। हम्म। अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताऊंगा तो इट इज वेरी शेमफुल फॉर द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं टॉपर स्टूडेंट था। मैं एनाटॉमी की, मुझे पार्ट वाइवा में, जो कि 6 पार्ट वाइवा होते हैं, आज मैं शेयर कर रहा हूं अपनी, जो कि क्लास का टेस्ट होता है, अभी प्रोफेशनल टेस्ट नहीं है, क्लास का टेस्ट है। एंड आई वाज टॉपर ऑफ CPMT इवन आफ्टर गेट फेल्ड इन क्लास टेस्ट continuously in two class tests. Then I said to my faculty that this is totally rubbish with me. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो गोरखपुर में जो बच्चा होगा वो MBBS की डिग्री कैसे ले सकता है अगर मैं KGMU में क्लास टेस्ट नहीं पास कर पा रहा हूं। मैंने बोला कि मुझे इससे बहुत आपत्ति है, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ, वी विल गिव एग्जाम इन द कोर्ट, वी विल टेक कोर्ट ऑर्डर। इतना मुझे बोलना पड़ा है। दिस इज माय फर्स्ट ईयर लैंग्वेज। मैंने चाइल्ड एंट्री इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लाइक दैट, एंड आफ्टर 3 months वी हैव आस्क्ड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस।
आज उस आपके प्रोफेसर को प्राउड होना चाहिए कि जिस लड़का को मैं जाति की वजह से फेल कर रहा था उसको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली है। सर ये कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रगल में एक अचीवमेंट होता है, मुझे लगता है। जब भी मैं लगता हूँ मुझे अच्छा कोई अच्छा, वो जो ये जो इस तरह के जो एक्सप्लाइटर होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है और मैं इस पर डिफेंड करता हूँ कि इस देश में कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। यहाँ जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना महीन जातिवाद करता है। अब जो जातिवाद है मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, एकेडमी, मेडिकल, आईआईटी, बिजनेस में है। अब गांव का जातिवाद खत्म हो गया। पावर सेंटर जहां से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के दरवाजे खुलते हैं सक्सेस के, बिल्कुल वहां जातिवाद हो रहा है। तो डॉक्टर साहब वो जो आपके जो प्रोफेसर होते हैं जो जो एकदम जातिवाद में डूबे हुए रहते हैं, वो आपके सामने आने पर किस तरह का व्यवहार करते हैं? बाबू, बच्चा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत लिबरल हूँ, प्रोग्रेसिव Yes, yes. एंड आई कांट डू। Same statement was made by that faculty when we go ask for another time. These things will happen if with me in your department. I will go into the court and check for exam in the court. Mind it. After that, I never get failed. Even I topped in the class test. Mind it. मतलब जब आपने कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा तो आप टॉप कर गए क्लास टेस्ट में। आपने कभी उनसे, कभी जीवन में वो पड़ाव आएगा जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या मेरी आपसे निजी दुश्मनी थी, क्या मैंने आपका खेत जोत रखा था, या मैंने आपके भैंस खोल लिए थे? सर मैं उस कॉलेज में 12 साल रहा हूँ समुद्र, आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं एमबीबीएस में चीजें हुई थी, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली उनको फेस करता रहा हूँ, स्ट्रगल करता रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। ठीक है, अपने बच्चों के लिए मुझे वहां से नहीं निकलना पड़ा, ये भी बता रहे हैं हम आप, क्योंकि बच्चों ने बोला। मैं उस कॉलेज का बाद में जाके रेजिडेंट डॉक्टर में प्रेसिडेंट भी था, आप मैं समझ अभी सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक बच्चे का एडमिशन करवाने गया केंद्रीय विद्यालय में, तो वो एमपी कोटा का दाखिला था और वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है। तो जो दाखिला लेने वाला था वो ब्राह्मण समाज का आदमी था। उसने डॉक्टर साहब मुझे एडवाइस किया कि आप ओबीसी कैटेगरी में इस बच्चे को डाल दीजिए, एक ओबीसी की सीट भर जाएगी, क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया केंद्रीय विद्यालय में। तो मैंने कहा इससे क्या फायदा होगा? तो इससे जनरल की एक सीट बढ़ जाएगी, आपके पास एमपी कोटा भी है और ओबीसी कोटा में एक सीट फुल हो जाएगी। मैंने कहा जो बच्चा एमपी कोटा से आ रहा है वो क्यों ओबीसी कोटा का एक सीट भरे? तो वो एक तरह का बैठा हुआ है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब वो युवा जो तमाम लोग, हमारे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, जो जो घबरा जाते हैं, सबसे बड़ा भी स्थिति ये है कि हमारे जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो एकेडमी में डिप्रेशन में आ जाते, सुसाइड कर लेते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, वो फाइट नहीं करते, कम बैक नहीं करते हैं। इकोनॉमिकली उसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन कोई मानसिक रूप से आप कैसे उनको मजबूत किया जाए? क्या आप कहेंगे कैसे लड़ना है, कैसे भिड़ना है, गिव अप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट? उसके लिए हम लोगों ने मैं जब अपने मेडिकल कॉलेज में था तो वहाँ की जो सीनियर फैकल्टी थी, कुछ जो अपने कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक क्लासेस चलाई जाए अपने बच्चों के लिए, जिसमें अपनी फैकल्टी क्लासेस ले, अगर यूनिवर्सिटी नहीं मेंटेन कर पा रही है तो, और अपने जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को पढ़ाएं। शाम में 1 घंटे जो हाई क्वालिफाइड और टैलेंटेड सीनियर्स हैं वो हाँ क्लास हाँ। ले जूनियर्स की। यही एक कम्युनिटी, मैंने इसके लिए बहुत ट्राई किया अपने कॉलेजेस में, और बहुत कम्युनिकेट किया बच्चों को, जूनियर्स लेके सीनियर तक, कि भाई जो अच्छे हैं वो नीचे वालों को गाइड करते रहे, एटलीस्ट टाइम दे सके। बहुत एफर्ट हो पाया लेकिन बहुत सक्सेस नहीं मिल पाई। और क्योंकि इसमें डेडिकेशन की जरूरत होती है, आप अकेले इस चीज को नहीं कर सकते, सारा बैच को संभालना, सारे जूनियर से टॉप करना, उनकी हर प्रॉब्लम को करना। तो हमें एक चाहिए, हमने इसको इनिशिएट करने की कोशिश की थी। वहाँ पे सीनियर फैकल्टी कुछ हमारे अपने लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि भाई इस बात को ऊपर तक ले जाए। अभी आपने भी देखा हाल ही में न्यूज में कि कोर्ट भी ये कहती है कि भाई वहाँ पे जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए आप अलग से क्लास लगाएं। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आप एंट्री के पर बाद तो फेल बच्चे होना अलग बात है, अब फेल कर देना ये दूसरी बात है। हाँ डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे मन में आता है कि आपने सरकारी नौकरी भी की, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं। ज्यादातर बहुजन डॉक्टर जो हैं वो सरकारी अस्पताल में ही अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि वो अपना हॉस्पिटल नहीं बना सकते। सरकार में उनकी सेटिंग नहीं होती है कि 1 रुपए की जमीन पर अस्पताल के लिए अरबों खरबों की जमीन मिल जाए। इसको कैसे देख रहे हैं आप, और क्या लग रहा है? इकोनॉमिकली आप जरूर सक्सेस होते हैं, ये भी रहता है इसकी ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ही लोग सरकारी अस्पताल के सहारे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दुख रहता है कि वहां होते तो अपने लोग की सेवा करते हैं।
सरकारी अस्पताल में अगर आज हम देखें ना, तो ये बात सही है आपकी। अगर हम डाटा देखेंगे तो मैक्सिमम ओबीसी एससी एसटी के लड़के ही सरकारी जॉब कर रहे हैं, और वो ड्यूटी भी ईमानदारी से कर रहे हैं। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ खुले तौर पे। बाकी लोग जो हैं, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि वो नहीं आते हैं। आपको सब पता है सिस्टम का, ठीक है। लिफाफे चाहिए होते हैं, लिफाफे पहुंचने होते हैं, कहीं कोई नहीं दिखाते होता। लेकिन हमारे लोग चाहे डर की वजह से, चाहे इज्जत की वजह से, चाहे अपने प्रोफेशन की वजह से, वो ड्यूटी जाते हैं और उसको पे करते हैं और सर्विस भी करते हैं। दिस इज द राइट वर्ड जो मैं आज कह रहा हूँ आपके सामने। मेरी बैचमेट्स हैं, मेरे ही होम डिस्ट्रिक्ट पे, होम टाउन में है मेरे बैचमेट्स। बाकी बैचमेट आता है मेरा, बाकी कोई नहीं आता। वहां कई ऐसे डॉक्टर पोस्टेड है 4 साल से, जिनको मैंने शक्ल ही नहीं देखा। अपने सीएचसी की मैं बता रहा हूँ, जिनको मैंने 20 साल से वहां पोस्टेड है, मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। इज द रियल फैक्ट। और उसके हमने कंप्लेन भी की है, ठीक है। डीएम को भी शिकायत लिखी है कि क्या पर्पज है, आप सैलरी दे रहे हो, और एक डॉक्टर बच्चा जो साहब, अगला अगला हमारे लक्ष्य क्या है? डॉक्टर जितेंद्र का अगला लक्ष्य क्या है? आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिल गई, अगला लक्ष्य क्या है आपका? मैं अभी अपने ही कम्युनिटी के बच्चों को जोड़कर एक मैंने अंबेडकर हेल्थ मिशन शुरू किया हुआ है, जिसमें मैंने उसमें क्या किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के 5-5 जूनियर या सीनियर आपस में एकजुट हो जाएंगे। उसमें कहीं हमें किसी मंच पे नहीं जाना है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है। हमें आपस में बस मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे से वॉकिंग टॉकिंग करनी है, कम्युनिकेशन में रहना है। कभी कभी हमारा भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है अपनी डिस्ट्रिक्ट में। हम किसी मरीज को अपने को नहीं रेफर कर पाते सही जगह, या अपने लोगों के पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या हमें पता नहीं होता कि हमारे लोग बैठे हुए जो अच्छे हैं और उनको हम रेफर कर दें। इसके कई फायदे होंगे। एक तो आपकी उस कम्युनिटी में, आपने बहुजन कम्युनिटी में आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, रिकॉग्निशन होगा आपका। प्लस उसको भी अपने लोग मिल जाएंगे जहां को इजी अपनी प्रॉब्लम को रख सके, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। फीस में भी उसका कुछ उसको हल्के फिर मिल जाएंगे, कुछ उसकी मदद हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से आप आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने लोगों के बीच में, खासकर जो हमारे लोग, चाहे मरीज हो चाहे डॉक्टर हो, सब झेलते हैं। डॉक्टर साहब, लाखों करोड़ों लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे देश और दुनिया में, क्या कहेंगे खासकर मेडिकल फैटर्निटी से वो कैसे इनिशिएट हो, और नेशनल दस्तक की क्या आपके साथ जुड़ सकता है, कैसे मदद कर सकता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का मामला हो, खबरों का मामला हो, या हम लोग चाहते हैं कि कैंप भी लगाया जाए? नहीं, कैंप तो इसका भी मुझे फायदा मिला डीएससी डिग्री में, क्योंकि मैं अपने आप मेडिकल कैंप लगाता रहता जब भी मुझे मौका मिला है, ठीक है। तो कैंप लगाने का पर्पज जागरूकता होनी चाहिए, रेदर देन अदर थिंग्स ना। प्रॉफिटेबल नहीं, हमें जागरूकता पेशेंट को कि इस सिस्टम की बीमारी है, आप इस डॉक्टर को देखें, इसमें ये चीज इलाज चलती है, ठीक है। आप एक बीमारी को सिर्फ रिकॉग्निफाई कर सकते हैं, भाई चलो आर्थोपेडिक्स का बीमारी है, तुम्हारे घुटनों में चोट लगी है, घुटनों में दर्द है, तुम्हें आर्थोपेडिक्स को दिखाना, ये बेसिक दवा ले लो, फिर जाके आप किसी अच्छे दिखा लेना। पेट की बीमारी है तो आप किसी गेस्टो को दिखा लेना, ठीक है। सर दर्द की बीमारी है तो फिर ठीक है मेडिसिन दिखा लेना। इस तरीके चीजों को हमें बता के, नाक कान गला की बीमारी मरीज को पता ही नहीं होता ना बेसिकली हमें जाना किसके पास है। बेसिक कंफ्यूजन ही होता है, किसी को नाक में दर्द है तो कोई किसी के पास चला गया, तो कोई अपना उल जुलूल दवाएं दे देता है, झोला छाप के पास चला गया, बहुत सारी चीजें होती है। हमें उसको पता होना चाहिए को नाक कान गला की बीमारी होगी, जागरूक करना है कि तो आपको ENT या जो लिखा होगा ऐसे लोग के पास पूछ के जाना है, ठीक है। इस तरीके से हमें उनको बताना है। हड्डी पैर ज्वाइंट में दिक्कत हो, हाथ पैर में हो, तो आपको उनके हड्डी वालों के पास आना। तब बहकने से आपका टाइम नुकसान होगा, आपका पैसा नुकसान होगा। इस अस्पताल में जाएंगे, उस अस्पताल में जाएंगे, रेफर होंगे। फिर इस तरीके से भी हम बहुत सारी चीजों को हेल्प कर सकते हैं, पॉइंट पॉइंट कर करके कर सकते हैं, जो हम शायद अपने मिशन में करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक पॉलिटिकल सवाल है। अभी नीट में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर आपकी मेडिकल फैटर्निटी कैसे कैंपेन चला, क्या कर रही है? और क्या जिस तरह से जो जो जातिवादी मनुवादी लोग जो एचओडी हैं या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भेदभाव करते हैं, क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के जो फैकल्टी थोड़ा बहुत अब पहुंच गए हैं, थोड़े बहुत ही हैं, क्या वो अपने स्टूडेंटों के साथ खड़े होते हैं, या उनके मन में भी एक डर रहता है, उन पर भी दबाव रहता है? 90%, 99% कहीं खड़े नहीं होते। सिंगल आंसर। 1% लोग हैं जो अभी भी फाइट कर रहे हैं, लाइक एज विथ मी इन माय यूनिवर्सिटी, ठीक है। वी कुड नॉट टेक द नेम दैट पर्संस, बट वहां पे अभी भी आप उनके पास जाएंगे तो आपकी मदद जरूर करेंगे, और सारे बच्चों की मदद करते हैं। ऐसे 100 में 1 या 2 लोग हैं, ठीक है। 90 फैकल्टी है तो उसमें से 2-4 लोग ऐसे हैं जो रियली एंड फॉर द कॉज फैक्टर ऑफ योर आपके पास स्ट्रगल के लिए आएंगे, और आप बुलाओगे मतलब तो भी हमारे फैकल्टी भी डर में रहते हैं, और छात्र को तो टॉर्चर किया ही जाता है। दोनों लोग को लगता है कि भाई हम कहीं एक्सप्लॉइट के शिकार ना हो जाए, और होते रहते हैं। जो फैकल्टी मदद करती है ना, वो एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हुई है। मैं आपको लेकिन सारी क्या जो चुप रह जाते हैं वो बच जाते हैं? क्या ऐसा संभव है क्या कि आप जाति छुपा ले जाएंगे और आपको सब कुछ आपको बेहतर मिलता रहेगा? सर, एक तो फ्रंट में होता है
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ थे, कहीं न कहीं उन्होंने नाम के आगे जो चीजें होती हैं गौतम सर, जो चीजें बकायदा होती हैं उसको अवॉइड करते हैं लिखने से, उसको करते हैं अवॉइड। कई लोग नेम प्लेट्स पे लिखा रहता है, मेडिकल लाइन में देखेंगे नेम प्लेट लिखी रहती है ना, तो उसको मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड करते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और बजाय इसके मुझे कभी कभी बोला भी गया कि 3 नाम अच्छा, वाला। अभी भी इस देश को मतलब यही स्थिति है कि कोई ठाकुर, पंडित, मिश्रा, चतुर्वेदी शान से लिख सकता है, लेकिन कोई पासवान, नहीं जाटव नहीं नहीं नहीं, भी यस है तो यस वो यस, छुपाएगा, महतो, पता यादव है। है। मेरे नाम के आगे मेरा नाम 3 था, बल्कि कुछ लोग बोलते थे फैकल्टी की 3 नाम वाला है, जितेंद्र कुमार सरोज, रियल। बट मैंने कभी ऐसा किया नहीं, हमने कहा हम है, वी आर, वी विल एंड रिमेन, ठीक है। डॉक्टर साहब, हम लोग कोई भी बातचीत करें और जो हमारा जो मेन बीमारी है जातिवाद की बीमारी, इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? आप एक सर्जन है, इसका कोई सर्जरी है? दिमाग कैसे ये जो मानसिक बीमारों का जो ये देश है, जो जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे तय करते हैं चीजों को, मेरिट डिमेरिट, इनका कोई इलाज नहीं है? कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, या ये बाय बर्थ लेके आते हैं? ये एक्चुअली फैमिली टू फैमिली के लिए जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट की जा रही है, या ठीक ये है। सत्ता 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 दूसरी दूसरी होने दूसरी का चीज, डर है इनको? मैंने पहली चीज बताई, जनरेशन टू जनरेशन एक ट्रांसमिट की जा रही है। दूसरी चीज जो आप सत्ता की बात बोले, वो भी आदमी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से कंट्री को चलाएगा तो उसमें ये बातें आने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जैसी ये नौबत आएगी कानून वहां खड़ा होगा, किसी को आवाज नहीं उठाने देगा। आज जो जगह जगह ये सब बातें होती रहती है, मुद्दे उठते रहते हैं, मार पीट, इसको मार दिया, काट दिया, मॉब लिंचिंग कर दिया, हिंदू दलित जाति पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ऐसा रीजन ये ना, ओनली लॉ एंड लॉ। अगर लॉ एंड मेंटेन होता, किसी की औकात नहीं है कि किसी को फ्रंट से किसी को गाली दे दे। अपने घर में आप जो कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है, बाहर नहीं कर सकते, किसी को छू नहीं सकते। बाबा साहब का लाखों संविधान लोग इम्प्लीमेंट हो जाए तो। प्लस ओनली, बट उसके लेकिन लिए दिक्कत है कि जिनको इम्प्लीमेंट करना है वही जातिवाद के ड्राम में वही मतलब करते गोता लगा रहे हैं। वही करते चलिए, रहते हैं आज ना, हमने दिक्कत। जातिवाद पर ज्यादा बात कर ली। हमें एक और आखिरी सवाल सर आपके वो छूट गया कि नीट में जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ओबीसी का रिजर्वेशन था, वो खत्म किया गया, वो खत्म नहीं था, वो था, उसको खत्म किया गया, जिसकी वजह से मुझे भी पता है कि उनकी 10,000 पर ईयर सीटें नुकसान हुई। और इधर हमारे ख्याल से 4-5 साल हो गए, करीब उनकी 40,000 to 50,000 सीटों का नुकसान हुआ है। ये एक रिजर्वेशन का नुकसान है। जब आदमी वहां नहीं पहुंचेगा तो फिर इक्वलिटी की बात कैसे आएगी, फिर आदमी बात बराबर नहीं बोल पाएगा। फिर ज्यादती तभी होती है जब हम वहां पे इक्वलिटी में नहीं होते। हम जैसे इक्वलिटी में आते हैं तो वहां जाति होने का कोई भी मतलब नहीं होता, कोई आपसे कर ही नहीं सकता। अगर हम 5-5 लोग सामने अपोजिट में खड़े हो जाए तो वहां कोई जातिवादी की बात नहीं करेगा, वहां हर आदमी इक्वलिटी की बात करेगा। यही जो है मेंटेन नहीं किया जा रहा है, चाहे सत्ता के द्वारा, चाहे कानून, चाहे जिसके भी द्वारा, चाहे पार्टी के द्वारा, इस चीज को मेंटेन नहीं किया है। यही सबसे बड़ा एक जो कह रहे कि बैकड्रॉ है हमारी कंट्री में इस तरह की जातियों को बढ़ते। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टरों के लिए सवाल। मैं एक अतुल गवांडे हैं, वो मैं उनका लेक्चर सुन रहा था। भारत में आज भी जो डॉक्टर हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज से कम है, बहुत लेस देन 1% है। मरीज SC ST OBC माइनॉरिटी समाज से 90% है। हाँ। उनके साथ जो, चूंकि मेडिकल लिटरेसी नहीं है इस देश में, लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार होता है, जो डॉक्टरों का, नर्सेस का जो व्यवहार होता है, गरीब समझ के भी उस पर कोई मतलब, मुझे ये, मेरी ये पर्सनल राय है। मैं डॉक्टरों पर, भारत के शानदार डॉक्टर शानदार होते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। भारत के डॉक्टर शानदार होते हैं, कम रिसोर्सेज में शानदार काम करते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल तो और बेहतर काम करता है। लेकिन ये जो चिड़चिड़ापन है, इसकी वजह जाति भी है, वर्कलोड भी है, या ये मतलब थोड़ा संवेदनशीलता कैसे आए डॉक्टर? सिर्फ वर्कलोड कह के कि वो काम का प्रेशर इसलिए वो झल्लाते हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैंने लाइफ में ऐसी चीजें देखी है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ कि कोई भी वर्कलोड की वजह से डॉक्टर इस तरह के बिहेव जो है ना, कभी आप चेंजेस नहीं पाएंगे। क्योंकि और एक चीज, एक दो बातों को मैं यहाँ डिफरेंस आज करना चाहूंगा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से के लड़के होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लड़के होते हैं, मैं उसमें बहुत साफ डिफरेंस देखता हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समुदाय का हो। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बालक पढ़ता है, उसका नेचर, बिहेवियर, डेवलपमेंट बिल्कुल एक अलग तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ईगो, एटीट्यूड, मनी, इस सब का कुछ भी आभास नहीं होता ना। वो एक अगर किसी भी सामान्य वर्ग का भी लड़का है, अगर मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है।
तो वो उसको एक लेवल में लाता है कि नहीं, ये मरीज मरीज होता है। और जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो दिन प्रतिदिन ऐसी समस्या से आप रूबरू होते हैं, जहां आपको कभी कभी जेब से पैसे भी देने पड़ते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा केजीएमयू के आरडी ने किया, कई बार किया है। उसके लिए हम लोगों ने पैसे भी इकट्ठे किए हैं। कई मरीज आते थे जो, जबकि सरकारी में भी इलाज हो रहा है, फ्री भी हो रहा है, लेकिन तब भी खाने पीने के पैसे तक नहीं मिलते हैं, वापस जाने तक के पैसे नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी अरेंज कराया जाता है। तो वो उनमें आती है। बाकी अब जो सेकेंड मेन स्ट्रीम में प्राइवेट्स के डॉक्टर्स जो हैं और जो आउटसाइड ऑफ कंट्री से पढ़ के आ रहे हैं, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि देयर आर समथिंग लैक, उन सब में कुछ ना कुछ खमियां हैं, क्योंकि वो चीजें नहीं आ पा रही जो हम लोगों में आ पा रही हैं। उन लोगों में खामियां है, क्योंकि जो चीज आदमी पैसे के बूते पे आता है ना, वो एक चीज को फील नहीं कर पाता, रियलिटी ग्राउंड को नहीं फील कर पाता। ऐसा बहुत कम होते हैं प्राइवेट्स में भी, और मैं रेगुलरली इसको फील करता हूँ। मैं लिखता भी उसके बारे में कि मरीज को भी देखना है और पब्लिक को भी देखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर्स के नाम, नेम, डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज, सब कुछ लिखा होना चाहिए। ये मरीज का वैधानिक अधिकार है कि वो किसको दिखाने जा रहा है, कौन सा आदमी है, डॉक्टर कैसा है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से लिखा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और डॉक्टर में जो जिसको मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, वो किसी भी वर्क का कभी वैसा नहीं करता। मेरे भी दोस्त यार, बैचमेट्स हैं सवाल जो सर डॉक्टर साहब उन लोगों के लिए जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जो युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए यही सलाह है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आज का कंपटीशन का दौर बहुत तेज हो गया है, और आपको शुरू से ही ओरिएंट होना पड़ेगा। जैसे हम लोग के समय में था, तभी हम लोग काफी, हमें 12th निकलने के बाद पता चला कि डॉक्टर्स क्या होते हैं, इंजीनियर्स क्या होते हैं। तो फिर पता चला कि नहीं, हाँ ये तो है कि हम तेज हैं, किताबें हमारी सारी पढ़ी है, हमने 12th टॉप किया हुआ है, एग्जाम पास कर लेंगे। लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। फिर लोग पड़ोसी बताते हैं कि ऐसा एग्जाम है, तू दे देगा, पास हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम लोग बहुत तेज लोग हैं। फिर जाके कॉम्पिटेटर अच्छा चल के फिर हमने शुरू किया। लेकिन आज का दौर वो नहीं है। हम 12 से 15 साल पहले की बता रहे हैं। आज हर बच्चे को पता है, घर के गार्जियन बिल्कुल एजुकेटेड भी है, चाहे वो एससी को चाहे एसटी को हो। बहुत ही ऐसा कम चांस देखने को मिलेगा कि उनको इस बारे में ना पता हो, ठीक है। और आजकल लोग हैं भी, अगल बगल के लोग, या फिर आपको कहीं कहीं से मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पहले इतना अखबार भी नहीं होता था, मीडिया नहीं होती थी, क्या होता है क्या नहीं, एक अखबार का मीडियम होता था, अखबार वो भी कहीं दूर दराज एक त्रिमोहानी मतलब पाता। बच्चे 10th क्लास से तैयारी शुरू कर दें, या ये मतलब या कोचिंग जरूरी है? 11th 12th के साथ प्रिपरेशन बेस्ट होती है। 11 और 12 तक, 10 9 10 तक इतना बड़े नहीं देना है, नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। 11 आजकल से स्टार्ट कर देना चाहिए। 11th इज द बेस्ट टाइम। कोचिंग बहुत जरूरी है। कोचिंग, देखिए सेंस दो चीजें होती है, आपको एग्जाम में टॉप करना है या फिर आपको सेलेक्ट लेना है, अच्छे रैंक से लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये बात तो मैं भी समझ चुका हूँ, क्योंकि जो एक आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो इंस्टीट्यूट के जो मास्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बिल्कुल एक रेक्टिफाई वे में आपको पढ़ाते हैं कि ये चीजें आनी है। उनको सारे आइडियाज भी रहते हैं, एक्सपीरियंस भी रहते हैं, ये क्वेश्चन इस बार आया तो इस बार आ सकता है, ये टॉपिक आ सकता है, टॉपिक आ सकता है ना। तो एनालिसिस करके उसको चीज को देखते हैं, फिर आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, ऐड करते हैं। और हम जो अपनी चीजें पढ़ते हैं अपना पर्सन होकर, ठीक है, हमने बुक तो सारी पढ़ ली है, आया क्वेश्चन इसी में से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको कोचिंग, और खासकर क्लास टेस्ट अगर मिलता है तो दैट इज भी गुड। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास टेस्ट कर लीजिए किसी की कोचिंग का, तो आपको दिखते रहेगा। अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे रेगुलरली तो उससे आपका जो अच्छा, इवेल्यूशन, जो डॉक्टर युवा हैं और आपकी तरह डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि चाहते हैं बेहतर, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए कि आप काम करिए, चाहे प्राइवेट सेटअप में चाहे गवर्नमेंट सेटअप में। बहुत से लोग गवर्नमेंट सेटअप में या प्राइवेट सेटअप में एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद फिर कुछ सोचते नहीं कि अब तो मुझे काम ही करना, अब तो मैं काम कर रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं। दो चीजें होती हैं, काम कर रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं। तो अपनी आगे की जो चीजें हैं, कि रिसर्च की चीजें हैं, पब्लिकेशन की चीजें हैं, स्टडी की चीजें, वो फिर छोड़ देते हैं, वो फिर एक पुराने ढर्रे पे चलने लगते हैं। अब चीजों को अपग्रेड नहीं करते हैं, अपडेट नहीं होते हैं, ठीक है। हमें ये काम बंद नहीं करना चाहिए। हम कहीं भी काम करें, हमने स्टडी की है, उसको हम जो भी काम करें उसको पब्लिश करें, रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तभी तो लोग आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करेंगे ना आपके वर्क को। तो हमें एक कमरे में बैठ करके, ऐसे तो हमारे बहुत सर्जन होंगे, हमारे जैसे लाखों होंगे। शुक्रिया सर, हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए। थे डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज, जो जनरल सर्जन है। और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझने में मदद मिली होगी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से आपको कांग्रेट्स, बधाई। धन्यवाद। शुक्रिया सर। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।